हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 4 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप आते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो जो 2023 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार है वो पियर एगोस्टिनी, फेरेंक कॉच और एनी एल व्हीलर को प्रदान किया जाएगा। 3 लोगों को प्रदान किया जाएगा, याद रखेंगे, पियर एगोस्टिनी, फेरेंक कॉच और एनी एल व्हीलर। याद करने का ट्रिक क्या है? भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ में। ठीक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, ठीक है, तो याद रखेंगे भौतिकी में प्रदान किए गए हैं ये। पीकर मतलब पियरे को प्रदान किया गया है, ठीक है, पियर एगोस्टिनी। फेरे से फेरेंक क्रॉच और एनी से हो गया एनी एल व्हीलर, ठीक है, प्रकाश में। तो यानी कि प्रकाश के एटो सेकेंड के लिए ये प्रदान किया जा रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे और फेरे से फेरेंक क्रॉच और एनी से एनी व्हीलर। और प्रकाश मतलब प्रकाश के जो एटो सेकेंड है उसके लिए ये जो इनको प्रदान किया जा रहा है, तो याद रखेंगे। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड को उत्पन्न करने के लिए इनको भौतिकी में जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, तो याद रखेंगे। चिकित्सा में नोबेल 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो कैटलिन कोरिको हंगरी की हैं जो, उन्हें प्रदान किया गया है, और विशमैन जो अमेरिका के हैं उन्हें प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे कैटलिना कोरिको और विशमैन। तो हम लोग जो ललन टॉप बातें हैं वो वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो 27वें विश्व सड़क कांग्रेस है उसका आयोजन जो है प्राग, चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक? 2 से 6 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा, तो याद रखेंगे। थीम क्या है? फिर से सड़क पर एक साथ जो है इसकी थीम है, और ये 27वें नंबर का क्रम है इसको मनाने का, तो याद रखेंगे। इसमें जो है जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 का जो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मेघालय के उमरोई में इसका जो है अब ये जो है प्रारंभ हुआ है, तो याद रखेंगे। और ये जो है संप्रीति किसके मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास होता है। तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ है, और ये एक वार्षिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 2009 से इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी याद रखेंगे। बोंगो सागर अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर अभ्यास होता है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम, ठीक है, तो याद रखेंगे। त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। मैत्री पाइपलाइन भारत व बांग्लादेश के बीच में बिछाई गई है डीजल को आदान प्रदान करने के लिए 131 किलोमीटर की इसकी दूरी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस का कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये जो वूस है हाई स्पीड ट्रेन ये इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है, तो याद रखेंगे। इसकी स्पीड कितनी होगी? तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसकी स्पीड रहने वाली है। लॉन्च किसने किया है? जो यहाँ के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के जोको विडोडो, जो इन्होंने इसे लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे। इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो जो चीन के BRI है उसने इसका निर्माण किया है। वूस का अर्थ क्या होता है? तो वूस का जो है अर्थ होता है टाइम सेविंग, तो इसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है ट्रेन का नाम, तो याद रखेंगे। इंडोनेशिया में ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला है उससे जो सम्मानित होने वाली भारतीय महिला है उनका नाम है सुधा मूर्ति, याद रखेंगे, सुधा मूर्ति। और ये जो इन्हें अवार्ड मिला है ये कनाडा इंडियन फेडरेशन के द्वारा इन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुधा मूर्ति जो है इन्फोसिस फाउंडेशन की जो है अध्यक्ष हैं, तो ये भी याद रखेंगे। किसकी अध्यक्ष हैं? इन्फोसिस फाउंडेशन की। और यह अवार्ड जो है 2014 में नारायण मूर्ति को दिया गया जो इनके हस्बैंड थे, तो इनके हस्बैंड को भी यह अवार्ड जो है प्राप्त हो चुका है 2014 में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में
19वें एशियाई खेलों में 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एशियाई खेलों में जो 5000 मीटर की दौड़ है उसमें स्वर्ण पदक पारुल चौधरी ने जीता है। 3000 मीटर में तो इसमें जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। तो 5000 मीटर में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। अनु रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। 19वें एशियाई खेलों में जो पहला स्वर्ण पदक है वो किसमें प्राप्त हुआ था? तो वो निशानेबाजी में प्राप्त हुआ था। 41 वर्षों में एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है तो वो किसमें प्राप्त हुआ है? तो घुड़सवारी में एशियाई जो 41 वर्षों के बाद में ये स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। एशियाई खेलों में गोल्फ में जो पहला पदक प्राप्त हुआ है वो किसे प्राप्त हुआ है? अदिति अशोक को प्राप्त हुआ है और वो सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं, याद रखेंगे, अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो केवीआईसी है, तो जो खादी ग्रामोद्योग विकास है, जो इसका जो है आउटलेट है वो कहाँ पे हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है, तो याद रखेंगे केवीआईसी का। खादी ग्रामोद्योग जो आयोग है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1957 में इसकी जो है स्थापना होती है। और एक्ट कौन सा था? 1956 के एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थापित किया गया है और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं मनोज कुमार। ठीक है, तो याद रखेंगे जो खादी ग्रामीण विकास आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज कुमार हैं। भारत का जो पहला आईआईटी ऑफशोर कैंपस है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जो आईआईटी मद्रास है वो तंजानिया में स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे जो आईआईटी ऑफशोर कैंपस आईआईटी मद्रास तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका जो है जो आयोजन है वहाँ पे होने वाला है, याद रखेंगे। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ से? नई दिल्ली के भारत मंडपम से ये शुरू होने वाला है। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? सम नो वर्णः जो है इसका भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है। ऑपरेशन त्रिशूल कब शुरू होता है ये? तो 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जाता है, जिसके तहत 4 दिसंबर को है नेवी डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण सोबाती को नौसेना के उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है और जिसके प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार जो है इसके प्रमुख हैं, तो याद रखेंगे। कमांडर इन चीफ वो कौन है? तो राष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 53 में आते हैं, तो याद रखेंगे। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? वो हैं मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वो हैं विवेक राम चौधरी, तो सबके बारे में याद रखेंगे। हाल ही में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है काठमांडू नेपाल में हुआ है, जहाँ पे दशरथ जो रंगशाला स्टेडियम है यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। विजेता भारत रहा है, उपविजेता पाकिस्तान रहा है, तो भारत ने पाकिस्तान को इसमें हराया है, तो याद रखेंगे। जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो कौन है? किपगैन है भारत के, तो ये भी याद रखेंगे। संतोष ट्रॉफी 2023 में विजेता कौन रहा है? तो उसमें विजेता कर्नाटक रहा है और उपविजेता मेघालय रहा है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो 6.3% जो है रहने का अनुमान लगाया है, तो याद रखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने बताया ये अनुमान लगाया है 6.3 जीडीपी रहने का। आगे देखते हैं हम लोग ललन टॉप बातें। तो आगे देखते हैं हम लोग ललन टॉप बातें, जिसमें हम लोग पर्वतमाला के बारे में करेंगे। तो एंडीज ये जो है सबसे लंबी जो है साउथ अमेरिका की सबसे लंबी जो है चोटी है। रॉकीज तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी चोटी है। एटलस ये अफ्रीका की है। काकेसस और आल्पस ये कहाँ की है? तो यूरोप की जो है सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट बैरियर रीफ ये महान प्रवाल भित्ति भी कहाँ पे है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखेंगे। दक्षिणी आल्पस ये कहाँ पे है? तो ये न्यूजीलैंड में है। एशिया यूरोप के बीच की जो बाउंड्री है वो कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? काकेसस करती है, तो याद रखेंगे एशिया यूरोप के बीच की बाउंड्री काकेसस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ के चोटियाँ के बारे में देखते हैं। तो जो किलिमंजारो चोटी है वो कहाँ पे है? अफ्रीका महासंघ में है, तंजानिया में पड़ती है। विंसफ और मेसिफ ये अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी हैं, तो याद रखेंगे। एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है, तो याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है एवरेस्ट की? तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है।
जो एवरेस्ट पे जो पहली बार चढ़ने वाले थे वो कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे जो है एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, और 1953 में इन्होंने चढ़ाई की थी, तो याद रखेंगे। माउंट एल्ब्रुच, तो ये यूरोप की जो है सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एकांगुआ, तो जो ये माउंट एकांगुआ है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम की, ये जो है सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा। K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये जो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कैस्पिस्को, जो ये कैस्पिस्को है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। सैडल पीक अंडमान निकोबार में स्थित है, तो याद रखेंगे जो चोटियां हैं। आगे देखते हैं घास के मैदान के बारे में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में। वेल्स साउथ अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पेरीज नॉर्थ अमेरिका में। पुस्ताच हंगरी में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। मरुस्थल के बारे में देखते हैं, तो सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन, ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, तो याद रखेंगे। और प्यासी धरती के नाम से भी जानते हैं इन्हें, तो जो गिब्सन का और ग्रेट विक्टोरियन है इसे जो है प्यासी धरती के नाम से जानते हैं। अल नेफूद रबल खाली मरुस्थल, ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में जो है अल नेफूद और रबल खाली मरुस्थल है, तो याद रखेंगे। और जो विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है वो कौन सा है? तो रबल खाली जो है विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, तो ये बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में पड़ता है। टकला मकान, तो ये कहाँ पे है? चाइना में है। आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वो है आटाकामा का मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल, तो ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। इसे जो है ठंडा मरुस्थल कहते हैं, तो ये कौन सा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। कोटोपैक्सी, तो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखेंगे कोटोपैक्सी के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। क्राकातो, तो ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में है ज्वालामुखी ये। मोनालाओ अमेरिका में हवाई द्वीप पे स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखेंगे जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। वेसुवियस कहाँ पे है? तो जो इटली में है। सिनाबुंग इंडोनेशिया में स्थित है। स्ट्राम्बोली, इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इटली में स्थित है, तो याद रखेंगे। माउंट पोपा, तो ये कहाँ पे है? तो ये म्यांमार में स्थित है, तो याद रखेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो वो है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? यांग टीसीकांग नदी है, वो कहाँ पे? चाइना में स्थित है। सर्वाधिक देशों में जो गुजरने वाली नदी है वो कौन सी है? तो डेन्यूब नदी है, इसे ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ये निकलती है डेन्यूब नदी, तो याद रखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं 1885 से 1947 तक के, तो वो अधिवेशन हम लोग देखते हैं। 1885 से 1905 तक ये जो है उदारवादियों का चरण था, और 1905 से 1917 तक उग्रवादियों का चरण था, और 1917 से 1947 तक गांधीवादी युग चला था, तो याद रखेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना होती है। उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे डफरिन। 1884 से 88 तक इसका कार्यकाल था। तो जो A.O. ह्यूम थे, जो कांग्रेस का नाम इन्होंने बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा, तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का नाम किसने रखा था? तो वो तो रखा था A.O. ह्यूम ने। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका नाम रख दिया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने क्या रखा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम रखा बदल के, तो ये भी याद रखेंगे। पहले क्या रखा गया? तो पहले इसका जो कांग्रेस था उसका नाम था रखा A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ, फिर उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और जो युवा अध्यक्ष थे उस समय वो कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद थे, और जिन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन में
ये जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, तो याद रखेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता की 1923 में, और ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे अबुल कलाम आज़ाद। तो देखते हैं 1885 का जो अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था, तो जो बम्बई में इसका जो है अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें विशेष क्या था, तो ये कहाँ पे हुई थी, तो बम्बई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कितने मेंबर शामिल हुए थे, तो 72 मेंबर इसमें शामिल हुए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि ये बैठक कहाँ पे हुई थी, तो बम्बई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी, और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में बैठक होती है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे। 1887 में मद्रास में रहे बैठक इसकी हुई, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में इसकी बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और जो पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे इसके रहे, तो याद रखेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, 1885, 86, 87 और 88। पहली बैठक हुई बम्बई में, दूसरी कलकत्ता में, और तीसरी मद्रास में, और चौथी इलाहाबाद में। पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, फिर दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे, और चौथे नंबर पे जो यूरोपियन अध्यक्ष थे जो जॉर्ज यूले, तो याद रखेंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट 1906 का। 1906 में जो इसकी बैठक होती है कलकत्ता में होती है, अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी ने, और कांग्रेस ने इसमें 4 प्रस्ताव पास किए। कौन कौन से, स्वदेशी बहिष्कार, सुशासन और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसमें प्रस्ताव कौन से थे, स्वदेशी बहिष्कार, सुशासन और राष्ट्रीय शिक्षा जो है ये प्रस्ताव पेश किए। 1907 का सूरत का अधिवेशन होता है, तो उसमें किसकी अध्यक्षता होती है, तो रास बिहारी बोस जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, तो याद रखेंगे जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। 1911 का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो कलकत्ता में होता है, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं विश्व नारायण धर, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, तो वो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें नरम दल और गरम दल जो है पुनः मिल गए, और मुस्लिम लीग के साथ इसमें समझौता हो गया। तो लखनऊ अधिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट जितने भी लिखे हैं इसमें। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती हैं, वो करते हैं एनी बेसेंट करती हैं, जो पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं कांग्रेस की। 1925 में ये अधिवेशन कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू करती हैं, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनती हैं कांग्रेस की। 1924 में बेलगामी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। गांधी जी ने पहली और अंतिम बार जो है इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। लाहौर अधिवेशन किस नदी पे, रावी नदी के तट पर होता है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का इसमें ऐलान किया जाता है, तो याद रखेंगे। 1931 को कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मूल अधिकारों पर बात की गई थी। 1937 में इसका अधिवेशन कहाँ पे होता है कांग्रेस का, तो फैजपुर बंगाल में जो इसका अधिवेशन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। ये जो है पहला अधिवेशन था जो गाँव में हुआ था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, किसने इसकी अध्यक्षता की, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय नियोजक समिति बनाई गई। 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में मध्य प्रदेश में इसकी जो है इसकी अध्यक्ष बैठक हुई, कहाँ पे, इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसकी जो है अध्यक्षता पहले सुभाष चंद्र बोस करने वाले थे, इसमें विवाद चला, तो इसकी अध्यक्षता जो है फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो इसकी अध्यक्षता की 1939 की, तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो मेडिसिन में जो है कैटलिन कारिको और विशमैन को ये जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके को विकसित करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ट्रिक क्या है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा मतलब हंगरी, काका मतलब कैटलिना कारिको, मेरी मतलब अमेरिका, विस्की विशमैन, दवाई मतलब चिकित्सा, तो याद रखेंगे। वर्ष 2022 में चिकित्सा का नोबेल किसे प्रदान किया गया है, तो 1901 में स्टॉकहोम स्वीडन में इसका जो है शुरुआत होती है, और ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये जारी की गई है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसकी स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में।
रिपोर्ट में भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, तो ये रिपोर्ट में बताया गया है। हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन के गोबी मसल से इसे लॉन्च किया गया है। चीन की मुद्रा है रेवेन्यू या युआन, यहाँ की मुद्रा है। किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है। आफिक जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो इजराइल ने, याद रखेंगे। हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने जो क्रायो 04 गुड पहल कहाँ से लॉन्च की, तो गुजरात से लॉन्च की गई है। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में है उसके वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है इसकी लैंगिक समानता स्थापित करना, 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल जारी करना, 3 भाषा में ये जो एजुकेशन दी जाएगी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन की स्थापना कब होती है, 1963 में। हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादित होती है, उसके बाद में केरल में। भारत का जो 70% जो रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन होता है भारत में जो कॉफ़ी की शुरुआत होती है वो बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से इसकी जो है शुरुआत होती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या बोला जाता है, फेजेंडा बोला जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इसका शुभारंभ किया है। पाइपलाइन जो है गुजरात से पंजाब के मध्य से होकर निकलेगी, याद रखेंगे। HPCL और LPG का जो प्लांट है आबू रोड के अंदर लगाया जाएगा। यूरिया गोल्ड लॉन्च की गई है कहाँ पे, सीकर राजस्थान में। जन जन अभियान राजस्थान से शुरू किया गया है। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका जो उद्घाटन है हैदराबाद में हुआ है। और ये किससे संबंधित है, तो हेल्थवे से संबंधित है। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 जो इसमें सोलर पैनल लगाए जाएंगे, लगे हुए हैं, जो 16 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होने वाली है इनसे, तो याद रखेंगे। हाल ही में थिरेक स्कूल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है, जिसका अर्थ है बैक टू स्कूल। उद्देश्य क्या होगा, छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना जो है इसका उद्देश्य होगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कुदुम्बी श्री संस्था के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, रघु श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है, और 28वें क्रम के हैं ये। इससे पूर्व में जो थे राजीव चौधरी के स्थान पे ये जो है बनाए गए हैं। BRO जो सीमा सड़क संगठन इसकी स्थापना होती है 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया जाता है। ध्येय वाक्य क्या है, श्रमण सर्वम साध्यम जो है इसका ध्येय वाक्य है। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी, तो ये मणिपुर में लागू होगी। शांति स्थापना के लिए समिति जो बनाई गई थी, अनसुईया उइके समिति बनाई गई थी यहाँ पे, और जो जांच के लिए बनाई गई थी वो थी अजय लांबा समिति, तो याद रखेंगे। भारतीय चुनाव आयोग और सेशेल्स के बीच जो है यहाँ पे समझौता का ज्ञापन हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।